हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ब्लूम विद बॉटनी। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने बात कर ली थी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में और कैसे उनका अरेंजमेंट होता है इनटू पिगमेंट सिस्टम्स और फोटो सिस्टम्स। और हमने देखा था कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज द मेन पिगमेंट बाय टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दैट इज एक्शन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और बाकी सारे जो हैं वो एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं, या कह लो एंटीना मॉलिक्यूल्स होते हैं, या शील्ड पिगमेंट्स होते हैं, और इनको लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स भी कहा जाता है। दो फोटो सिस्टम्स के बारे में बात की थी, PS1 एंड PS2, जो कि अपनी ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी के हिसाब से इनका नाम रखा गया है। आज हम स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में बात कर लेते हैं। दो स्टेप में काम होता है। पहला लाइट रिएक्शन, दैट इज फोटोकेमिकल फेज विच इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लाइट एनर्जी, और दूसरा है डार्क रिएक्शन, दैट इज बायोकेमिकल फेज which is not dependent directly on the light energy but cannot occur in the absence of light as well। तो पहले हम बात करते हैं लाइट रिएक्शंस की। ये पहला स्टेप है फोटोसिंथेसिस का। इसको सजेस्ट किया था कि ऐसा कुछ होता है, इसको सजेस्ट किया था रॉबिन हिल ने, और इसीलिए इसको हिल्स रिएक्शन भी कहा जाता है। ये पहला फोटोकेमिकल फेज है। लाइट रिएक्शन नाम इसीलिए पड़ा है बिकॉज इट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लाइट एनर्जी। अच्छा, लाइट जो है वो पूरे एंटायर सोलर स्पेक्ट्रम का एक पार्ट होती है, एक फ्रैगमेंट होती है। जो पूरा सोलर स्पेक्ट्रम है उसमें 400 to 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को ही लाइट कहते हैं, और इसे PAR कहते हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कहते हैं। और ये लाइट एनर्जी हमें पैकेट्स के फॉर्म में मिलती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जिनको फोटॉन्स या क्वांटम्स कहते हैं। तो पहली रिक्वायरमेंट तो हो गई हमारी लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी किस वेवलेंथ की? 400 to 700। इसमें बहुत कलर्स आते हैं, दैट इज विबग्योर, और ये एनर्जी हमें चाहिए पैकेट्स में, दैट इज फोटोन और क्वांटम। दूसरी रिक्वायरमेंट, इस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने वाले पिगमेंट्स जो कि कहाँ है? फोटो सिस्टम्स के फॉर्म में हमारे ग्राना थाइलाकोइड्स में है। इसीलिए ये लाइट रिएक्शन सारा कहाँ होता है? साइट क्या है लाइट रिएक्शन की? दैट इज ग्राना और द थाइलाकोइड्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट हो गई ये फोटो सिस्टम, जो कि दो है। तीसरी हमारी रिक्वायरमेंट है एंजाइम्स। तो यहाँ पे दो एंजाइम बहुत फेमस है, एक ATP को बनाने वाला ATP सिंथेज, और दूसरा NADP को रिड्यूस करने वाला NADP रिडक्टेज। जैसा काम बिल्कुल वैसा ही नाम। ठीक है, अच्छा यहाँ एक चीज बहुत ध्यान देने वाली है कि ये फोटो सिस्टम 2 और NADP रिडक्टेज एंजाइम ये स्ट्रोमा लैमेली में एब्सेंट होते हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि क्या क्या इसके स्टेप्स होते हैं और क्या क्या हमें इससे मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं विद लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में देखिए, इसको फोटोकेमिकल फेज कहते हैं, इट इज स्टडीड बाय हिल्स, सो इट इज आल्सो नोन एज हिल्स रिएक्शन। कहाँ होता है ये? थाइलाकोइड्स ऑफ ग्राना में होता है। रिक्वायरमेंट क्या है? लाइट एनर्जी जिसकी वेवलेंथ होनी चाहिए 400 to 700 नैनोमीटर, इसे PAR भी कहते हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस, एंड आर यूज्ड इन पैकेट्स which are known as quantums और photons। दूसरी रिक्वायरमेंट है फोटो सिस्टम और पिगमेंट सिस्टम जो उसको ट्रैप करेगा, दैट इज PS1 एंड PS2। और तीसरा है एंजाइम ATP सिंथेज एंड NADP रिडक्टेज। एक चीज मैंने आपको क्या बताई कि ये PS2 और ये NADP रिडक्टेज एंजाइम स्ट्रोमा लैमेली में नहीं होता। नाउ स्टेप्स की बात करते हैं। सबसे पहले क्या होगा? फोटो सिस्टम जो हमारे पिगमेंट सिस्टम्स हैं, इन पे लाइट हिट करेगी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स और क्वांटम, और जब इस पे लाइट हिट करेगी तो ये लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। लाइट क्या है? एनर्जी, एंड यू ऑल नो दैट एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये तो न्यूक्लियस में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं इन द ऑर्बिटल्स। जब आप इसको एनर्जी दोगे तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है उसको एनर्जी मिल गई, अब वो हाईली एनर्जाइज हो गया, एक्साइटेड हो गया, तो वो अपने ऑर्बिट से बाहर आ जाता है, इट इजेक्ट्स, इट जंप आउट। तो ये बाहर आ जाएगा। अब जब ये अपने सिस्टम से बाहर आ गया तो सिस्टम को इसने कैसा बना दिया? इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव कर दिया है। तो अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गड़बड़ हो गई है, तो अब वो किसी और चीज से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही लाइट एब्जॉर्ब होती है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, वैसे ही ये किसी और से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करता है, और वो जिससे इलेक्ट्रॉन लेता है उसे हम इलेक्ट्रॉन डोनर कहते हैं। एंड इफ यू रिमेंबर, इन दिस केस द इलेक्ट्रॉन डोनर इज वाटर। जब पानी अपना इलेक्ट्रॉन देता है तो पानी टूट जाता है, इसको कहते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर, और वो 2H+2 इलेक्ट्रॉन ऑफ हाफ O2 में रिलीज हो जाता है, और यही ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। तो स्टेप्स देख रहे हैं आप,
लाइट एनर्जी आई, लाइट एनर्जी को किसने एब्जॉर्ब किया? फोटो सिस्टम्स ने। फोटो सिस्टम का इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन निकलते ही वाटर स्प्लिट हुआ, उससे ऑक्सीजन निकली। अब जो ये निकला हुआ इलेक्ट्रॉन है, वहां पे बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनको ये इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन लविंग है, इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। अब वो इस इलेक्ट्रॉन के लिए लड़ना शुरू करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो एक पेयर निकला है लेकिन ये कैरियर बहुत सारे हैं, तो जो जिससे तगड़ा होता है वो कमजोर वाले से छीन लेता है। यानी इलेक्ट्रॉन किसी एक को नहीं मिलता, बल्कि इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में ट्रांसफर होने लगता है। दैट सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जिनके थ्रू ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये जो पाथवे चल रहा है, इसके हिसाब से दो पाथवे होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन जहां से निकला वापस वहीं पहुंच गया, साइकिल कंप्लीट हो गई, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और अगर नहीं हुआ तो नॉन साइक्लिक। अच्छा, इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में, इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एक प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से एक एंजाइम एक्टिव होता है, एटीपी सिंथेज, और वो बना देता है एटीपी। एटीपी बनने का तरीका, एडीपी में पीआई जुड़ता है, दैट इज एडिशन ऑफ फॉस्फेट। एडिशन ऑफ फॉस्फेट इज फॉस्फोराइलेशन, और इस एडिशन के लिए एनर्जी कौन सी यूज हुई? फोटो, लाइट की, इसीलिए इसको क्या बोला गया? फोटो फॉस्फोराइलेशन। तो यहाँ जो एनर्जी बनती है वो, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो चलिए इसके स्टेप्स देख लेते हैं, फिर मैं आपको उसको डायग्रामेटिकली भी समझाऊंगी। स्टेप्स में सबसे पहले क्या होगा? लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, वाटर स्प्लिट होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, वाटर स्प्लिटिंग होगी, ऑक्सीजन रिलीज होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो चुका होगा। उस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसकी वजह से एक प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होगा, और उसकी वजह से होगा फोटोफॉस्फोराइलेशन, और फोटोफॉस्फोराइलेशन से एटीपी का फॉर्मेशन होगा, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से एनएडीपीएच का फॉर्मेशन होगा। ये दोनों एनर्जी कंपाउंड्स हैं, दे आर हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स, और इनका इस्तेमाल हम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन में, यानी डार्क रिएक्शन में। इसीलिए इनको कहा जाता है कि ये कार्बन एसिमिलेशन में हेल्प करती हैं, सो दे आर आल्सो टर्म्ड एज एसिमिलेटरी पार्ट्स। तो यानी हमारी ये रिक्वायरमेंट्स है, हमारे ये आउटपुट है। सबसे पहले ऑक्सीजन निकला, एटीपी बनी और एनएडीपीएच बना, और इन दोनों को हमने कंबाइनली क्या कहा? इन दोनों को कंबाइनली कहा एसिमिलेटरी पार्ट्स। ठीक है, तो ये स्टेप्स होते हैं। अब इसी स्टेप्स को हम देखते हैं डायग्रामेटिकली कैसे काम होता है, और मैं आपको दो पाथवे समझाऊंगी इस फोटोफॉस्फोराइलेशन का। एक जहां साइकिल कंप्लीट होती है, साइक्लिक, और एक जहां नहीं हो पाती, दैट इज नॉन साइक्लिक। तो बेसिकली वी आर नाउ गोइंग टू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो चलिए उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ पे दी है कि कैसे यहाँ काम होता है। इसको नॉन साइक्लिक या जेड स्कीम भी कहते हैं बिकॉज ऑफ इट्स जिगजैग अपीयरेंस, और इसको दिया था हिल और बेंडेल ने। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि पहली बात इसे नॉन साइक्लिक क्यों कहते हैं, और दूसरी बात इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकला है वो वापस पलट के यहाँ नहीं आ रहा है, साइकिल कंप्लीट नहीं हुई है, इसीलिए इसको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहा जाता है। दूसरी चीज, अब यहाँ काम कैसे होगा वो ध्यान दीजिए कि ये हिस्सा थाइलाकॉइड का है और वो हिस्सा स्ट्रोमा है। जो बीच में लाइन ड्रॉ की है, दिस इज थाइलाकॉइड एंड दिस इज स्ट्रोमा। थाइलाकॉइड में ये दो फोटो सिस्टम्स हैं, PS2 एंड PS1। ऑल्दो ये पहले डिस्कवर हुआ था, लेकिन काम में पहले ये आएगा क्योंकि ये 680 नैनोमीटर का है, इसकी वेवलेंथ छोटी है, उसकी बड़ी है। अब दोनों पे एक साथ लाइट पड़ती है, लाइट तो डिस्क्रिमिनेट करेगी नहीं कि एक एक करके पड़ेंगे, तो इस दोनों पे एक साथ लाइट स्ट्राइक की। मैंने क्या बताया था, जैसे ही लाइट स्ट्राइक करेगी दोनों के इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाएंगे। तो इसका भी इलेक्ट्रॉन का पेयर इजेक्ट हो गया, इसका भी इलेक्ट्रॉन पेयर इजेक्ट हो गया, दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गए। इसने अपने इलेक्ट्रॉन की कमी को कहां से पूरा किया? वाटर से। और ये वाटर कहां प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन द ल्यूमेन ऑफ द थाइलाकॉइड। ये थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में प्रेजेंट है। इसका मतलब ये इनर सरफेस पे अटैच होता है टुवर्ड्स द ल्यूमेन। इस वाटर को तोड़ने के लिए हमें तीन केमिकल आयंस की जरूरत पड़ेगी, क्लोरीन, मैग्नीज एंड कैल्शियम, जिसमें सबसे ज्यादा फेमस होता है मैग्नीज। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, लेकिन ये अकेला काम नहीं करता, ये काम करता है अलॉन्ग विथ क्लोरीन एंड कैल्शियम। तो ये तीन चीजों की यहाँ बहुत जरूरत पड़ेगी, दैट इज क्लोरीन, मैग्नीज एंड कैल्शियम।
और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा दिस मैग्नीशियम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपके एनसीईआरटी में कई जगह कोट हुआ है, इसका मतलब इसका हमें ध्यान रखना है। तो ये जो टूटना है, लिसिस मतलब ब्रेक डाउन ऑफ वाटर, इज अल्टीमेटली ड्यू टू लाइट एनर्जी, इसीलिए इसको कहते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। अब इसमें आप देखिए 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन और हाफ O2 में टूट गया, तो ये जो हाफ O2 है ये बाहर रिलीज हो जाएगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये ले लेगा और स्टेबलाइज हो जाएगा। लेकिन जो इसका इलेक्ट्रॉन निकला उसका क्या होगा वो देखते हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स पड़े हुए हैं, ऑल्दो आपके एनसीईआरटी में इतना दिया नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने थ्योरी में सब कुछ लिख दिया है। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो PS2 का होता है, दैट इज फेओफाइटिन। फेओफाइटिन से इलेक्ट्रॉन लेने का काम करता है प्लास्टोक्विनोन, जो कि एक हाइड्रोजन एक्सेप्टर भी होता है और स्ट्रोमा साइट में प्रेजेंट होता है। क्या काम है इसके हाइड्रोजन एक्सेप्टर होने का, ये मैं भी आपको केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में समझाऊंगी। उससे ले लेगा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, देन प्लास्टोसाइनिन। तो आप देख रहे हो डाउनहिल मूवमेंट हो रहा है, पहले अपहिल फिर डाउनहिल। तो इट इज एक्चुअली बोथ अपहिल एंड डाउनहिल, लेकिन जो प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होता है वो डाउनहिल मूवमेंट की वजह से क्रिएट होता है। और इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा PS1। इसका पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज 4Fe4S क्लस्टर्स, जिसके इलेक्ट्रॉन ले लेंगे फेरोडॉक्सिन। एंड फाइनली दिस इलेक्ट्रॉन इज यूटिलाइज्ड बाय दिस एंजाइम NADP रिडक्टेज, जो कि स्ट्रोमा में प्रेजेंट NADP+ और 2H+ को जोड़कर NADPH2 बना देगा, और यहाँ पे प्रोसेस खत्म हो जाएगा। अब आपको इसको देख के डरना नहीं है, आपको सिर्फ कुछ बातें याद रखनी है। पहली बात कि नॉन साइक्लिक में द इलेक्ट्रॉन वंस इजेक्टेड नेवर रिटर्न्स टू द प्राइम सोर्स, सो देयर इज अ रेगुलर नीड ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन डोनर, एंड द एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन डोनर इज वाटर। तो यहाँ पे स्प्लिटिंग होगी वाटर की, तो इसको यहाँ पर इवोल्यूशन होगा ऑक्सीजन का, एंड दैट इज वाई PS2 इज ऑल्सो नोन एज OEC। PS2 का एक और नाम होता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पर पानी ब्रेक होता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है, सो इट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। तो हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ 2 फोटो सिस्टम लगते हैं, इलेक्ट्रॉन कभी वापस नहीं आता, लगातार एक इलेक्ट्रॉन डोनर की जरूरत पड़ती है, और यहाँ 2 एंजाइम काम करते हैं, एक NADP रिडक्टेज, और अभी आपको ATP सिंथेज का वर्क यहाँ नहीं दिख रहा है, वो मैं आपको अलग से शो करूंगी, यहाँ पे हॉश-पॉश नहीं होना चाहिए। बट ड्यूरिंग दिस डाउनहिल मूवमेंट देयर इज अ क्रिएशन ऑफ प्रोटॉन कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, जिसकी वजह से ATP सिंथेज एक्टिव होता है और ATP का फॉर्मेशन होता है। यानी कि अगर हम सम अप करना चाहें कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या क्या चीजें मिलती हैं, तो यहाँ O2 निकलता है, यहाँ ATP बनती है, और यहाँ NADPH2 भी बनता है। यहाँ तीनों चीजें हमें मिलती हैं। सो दिस इज द आउटपुट ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और अगर हम इनपुट की बात करें तो हमें PS1 चाहिए, PS2 चाहिए, हमें NADP रिडक्टेज एंजाइम चाहिए, और हमें ATP सिंथेज चाहिए। चारों चीजें चाहिए प्लस क्वांटम्स चाहिए। अब हम कहें कि हम ये सब कैसे याद रखेंगे, मत याद रखिए। आप ये याद रखिए कि इसका पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फेओफाइटिन है, इसका पहला आयरन सल्फर क्लस्टर्स है, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर फेरोडॉक्सिन है, और लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर NADP रिडक्टेज एंजाइम है। कुछ बेसिक बातों का बस ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये याद रखनी है कि फोटोलिसिस में मैग्नीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अलोंग द सपोर्ट ऑफ क्लोरीन एंड कैल्शियम। सो दिस इज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। हमने रिक्वायरमेंट देख ली, स्टेप्स देख लिए, आउटपुट देख लिया। अब देखते हैं कि साइक्लिक कैसे होता है। अब इमेजिन करो कि किसी सिचुएशन में अगर ये एंजाइम ना हो तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन कंज्यूम नहीं हो पाएगा, और ये जो मेंबर्स हैं ये ऐसे सिंगल नहीं होते हैं कि कई कॉपीज प्रेजेंट होती हैं। तो इस फेरोडॉक्सिन से स्ट्रॉन्ग होता है हमारा साइटोक्रोम, देन प्लास्टोसाइनिन, तो ये यहाँ से पलटकर यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ का निकला हुआ इलेक्ट्रॉन वापस यहीं आने लगता है, एंड दैट इज साइक्लिक। तो जब साइक्लिक चलने लगता है तो इसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, ये रेस से बाहर हो जाता है। तो पहली बात तो साइक्लिक कब होता है, तब होता है पहला रिक्वायरमेंट कि आपका NADP रिडक्टेज एंजाइम ना हो, दूसरी रिक्वायरमेंट कि आपके पास PS2 ना हो, और तीसरी रिक्वायरमेंट कि आप एक आर्टिफिशियल लाइट दे रहे हो जिसकी वेवलेंथ 680 नैनोमीटर से बड़ी हो, तो सिर्फ यही इल्यूमिनेट होगा। तो इन 3 कंडीशंस में साइक्लिक हो सकता है। और मैंने अभी आपको बताया था कि PS2 और NADP रिडक्टेज एंजाइम ये स्ट्रोमा लैमेली में नहीं होते, एंड
दैट इज वाई वहाँ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। अब अच्छा ये पूछ लिया जाए कि साइक्लिक में क्या नहीं मिलेगा, आउटपुट में क्या कमी आएगी, तो अब देखो ये यहीं से स्टार्ट होकर यहीं खत्म हो जाएगा, तो यहाँ PS2 इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा। तो जब PS2 इन्वॉल्व नहीं हो रहा तो ऑक्सीजन नहीं इन्वॉल्व होगी, पहला नहीं बनेगा, और मैंने कहा कि इसका भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा यानी NADPH2 भी नहीं बनेगा, तो सिर्फ क्या बनेगी, ATP। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ ATP बनती है एंड दैट एक्स्ट्रा ATP इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द कार्बन फिक्सेशन दैट इज डार्क रिएक्शन। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे काम करते हैं ड्यूरिंग साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। सो ये देखिए दिस इज अ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। जैसा मैंने बताया यहाँ इसको होने के लिए 3 कंडीशंस चाहिए, पहला कि PS2 ना हो, दूसरा NADP रिडक्टेज एंजाइम ना हो, और ये दोनों ही कंडीशन नेचुरली एग्जिस्ट करती है स्ट्रोमा लैमेली, और तीसरा कि हम रेड लाइट प्रोवाइड करें वो भी वेवलेंथ ग्रेटर दैन 680 नैनोमीटर की। अगर PS2 होगा भी तो भी इल्यूमिनेट नहीं होगा, और ये हम आर्टिफिशियली कर सकते हैं। और होगा क्या कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, एक्सेप्ट होगा और वापस घूम के यहीं आ जाएगा, और यहाँ सिर्फ ATP बनेगी, ना ऑक्सीजन रिलीज होगी क्योंकि PS2 नहीं है, और ना NADPH बनेगा क्योंकि NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं है। तो यहाँ सिर्फ क्या होगा, ATP का प्रोडक्शन होगा। सो दिस इज द type of pathway which is followed by the electrons which are ejected while absorbing the light energy। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम था ये 2 पाथवे फॉलो कर रहा था। अगर ये रेडॉक्स पोटेंशियल की स्केल पे प्लॉट किया जाए और ये एक जिग-जैग अपीयरेंस दे, जैसा मैंने अभी लास्ट में बनाया था, दैट इज नोन एज Z स्कीम। ध्यान रखना कि वहाँ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बोथ अपहिल एंड डाउनहिल होता है, लेकिन प्रोटॉन कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट तब क्रिएट होता है जब वो डाउनहिल मूव कर रहे होते हैं अक्रॉस द रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल। और साइक्लिक में किसी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोनर की जरूरत ही नहीं पड़ती, ये यहीं सर्कुलेट होता रहता है और यहाँ सिर्फ ATP का फॉर्मेशन होता है। तो नेक्स्ट टर्न पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि कैसे ATP का फॉर्मेशन होता है बाय केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस विच इज गिवन बाय पीटर मिशेल। बट इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी और चीज़ डिटेल में जानना चाहते हो, किसी भी छोटी से छोटे सिली से सिली डाउट में आपको दिक्कत आ रही है, प्लीज़ मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।